समय और संदर्भ बदलता है तो समास और प्रत्यय बदलने लगते हैं। पिछली दफा जब मैं शख्स से मुखातिब हुआ था तब कार्यक्रम का नाम था नेताजी घेरे में, क्योंकि कुछ चोंगे उतार दिए गए थे, कुछ पदवियां धारण कर ली गई थी। लेकिन एक बार फिर मैं जिस दोराहे पे खड़ा हूं वहां पर पट्टिका लगी है संशय की। तो क्या पुकारा जाए, चुनावी रणनीतिकार, पूर्व नेता, भविष्य के नेता, या फिलहाल बिल्कुल एन इस वक्त के संदर्भ में कहूं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी के चुनावी खेवनहार। कई लोगों की नज़र में प्रशांत किशोर, आपका लल्लन टॉप की इस चुनावी यात्रा के दौरान हो रहे इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप राजनेताओं के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते हैं और उसकी फीस भी चार्ज करते होंगे, बिकॉज यू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लब हाउस से कोई फीस आपने चार्ज की, उसको इतना मशहूर कर दिया पिछले 24 घंटे में आपने? पहले तो नेताओं से और पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई मैं व्यक्तिगत फीस चार्ज नहीं करता हूं, लेकिन क्लब हाउस पे तो जैसे आपसे बात कर रहे हैं वैसे कुछ पत्रकार मित्र जो बात करना चाहते थे वो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि क्लब हाउस से बात कर लीजिए, तो उनसे क्लब हाउस पे बात कर लिया। उसमें ऐसी कोई पहले कोई गिव एंड टेक या कोई ऐसे एग्रीमेंट या कोई संदर्भ की बात ऐसी हुई नहीं थी। 10-12 लोग जो उसमें पत्रकार जो शामिल होना चाहते थे उन्होंने बताया कि भाई ये एक नया तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, तो बात कर लिया। और उस बातचीत के क्रम में भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है, बिल्कुल नाम लेके बात करते हैं, बीजेपी की आईटी सेल के मुखिया आपके पुराने मित्र अमित मालवीय ये दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर कंसीडेड डिफीट। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके इंटरनल सर्वे में बीजेपी जीत रही है। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात की, प्रशांत किशोर ने दलित वोटों के शिफ्ट की बात की, और प्रशांत किशोर ने मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स बंगाल में चल रही है उन सब पे बात की। और फिर उसी फोरम पर यानी ट्विटर पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि बात तो मैंने ये भी कही कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर रही, और ये भी कि पूरी चैट लीक की जाए, अगर इसको सो कॉल्ड लीक कहा जा रहा है। पहली बात तो कोई ऐसा जो दावा किया जा रहा है कि कोई चैट लीक हो गई वैसी कोई बात है नहीं। हाँ। क्लब हाउस जो ऐप का नाम है उस पर आप 25, 30, 40 लोग शायद ऐसे थे जो कि सवाल कर सकते थे, और बाकी जो जनता थी वो ऑडियंस के तौर पे उसमें हो सकती थी। किसी ने उसको उस पूरे वार्तालाप को टेप किया होगा, उसको शेयर किया है, उसके कुछ पार्ट्स को किसी संदर्भ में, तो उसको मैं लीक तो मानता नहीं। वो कोई क्लोज डोर, कोई मैं किसी से छुप के कहीं बात कर रहा था किसी एक व्यक्ति से, वो बात तो है नहीं। रह गई बात कि मैंने क्या कंसीड किया और क्या दावा किया गया है, तो बड़ा स्पष्ट है। मैंने कहा है, कल ट्वीट भी किया है कि अगर ऐसा मैंने कुछ कहा है जो कि दावा किया जा रहा है तो उसको दिखाना सुनाया जाना चाहिए। मैंने कोई बात फ्रेंच में तो करी नहीं होगी, हिंदी में बोला होगा, अंग्रेजी में बोला होगा। आप लोग सब पढ़े लिखे पत्रकार इतने अनुभव वाले हैं, उसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए कि कहाँ कंसीड किया है, कहाँ बोला है कि बीजेपी जीत रही है। अगर कहा है तो बिल्कुल मैं फिर आप मेरे को सब सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा आपने क्यों कहा, जबकि आप पब्लिकली ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार नहीं करेंगे, तो ये क्लब हाउस के इस सो कॉल्ड वार्तालाप के दौरान आपने ऐसा क्यों कहा? वो तो बात बनती है, आपका पूछना बनता है। लेकिन पहले मुझे ये तो बताइए कि मैंने कहा है वहाँ पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले राजदीप सरदेसाई से बात कर रहा था, तो मैंने उनको एक क्रिकेटिंग एनोलॉजी दी जी। इस देश में क्रिकेट के चाहने वाले बहुत लोग हैं, तो मैंने उनको बताया कि जैसे मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में मैच हो रहा है। मैच की शुरुआत में आप जाते हैं पत्रकार के तौर पे और भारत के कप्तान से पूछते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ी, बहुत मजबूत टीम है, आपको क्या लगता है इस मैच में क्या होगा? भारत के कप्तान के तौर पे कोई ये कह सकता है कि यस वी अंडरस्टैंड कि ऑस्ट्रेलिया इज ए फॉर्मिडेबल टीम, दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, बट वी ऑल्सो हैव आवर ओन प्लेयर्स, वी हैव आवर ओन प्लान, इफ वी एग्जीक्यूट इट वेल वी विल विन। अब पत्रकार के नाते आप इस पूरे कॉन्वर्सेशन को लेकर जाइए, दूसरे पार्ट को हटा दीजिए और पहले पार्ट को जिसमें कैप्टन ने ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया इज ए वेरी फॉर्मिडेबल टीम एंड दे हैव वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, दे आर द टीम टू बीट, और अनाउंस कर दीजिए कि इंडियन कैप्टन कंसीड्स डिफीट एंड ही सेज दिस। ये मोटे तौर पे वही मामला है। मैंने अपने कॉन्वर्सेशन में ये बताया है कि तृणमूल जीत रही है और बड़े मार्जिन से जीत रही है, डिसाइसिवली जीत रही है।
ये भी मैंने दोहराया है मल्टीपल टाइम्स, पब्लिकली भी और उस सो कॉल्ड क्लब हाउस के चैट में भी, कि बीजेपी विल स्ट्रगल टू क्रॉस 100 और विल नॉट क्रॉस 100। फिर नेचुरली काउंटर क्वेश्चन होता है, पत्रकारों ने पूछा भाई आप ऐसा कह रहे हैं, उनको तो 40% वोट आ रहा है, उनको ये वोट आ रहा है। तो मैंने उसको समझाया है कि भाई 40% वोट आ रहा है ये कोई असेसमेंट का विषय नहीं, ये तो फैक्ट है। 40% वोट क्यों आ रहा है उसके रीजंस मैंने बताए हैं, जैसे मोदी जी की पॉपुलैरिटी हो गई, पोलराइजेशन हो गया, दलित वोटों का बीजेपी की ओर झुकाव हो गया, ये फैक्टर गिनाए हैं। और वो कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन मैंने एक 4-5 मुद्दे जो मेरी समझ से कि इन वजहों से बीजेपी को 40% वोट आ रहा है। ये तो स्वाभाविक है, इसमें गलत क्या है? तो आप एक पार्ट को हटाकर और इसको अपने हिसाब से सेंसेशनल बनाना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी, आप कर लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि सुनने वाला भी इतना तो समझदारी जरूर रखता है कि वो देखेगा भाई प्रशांत किशोर ने इसमें कहा क्या है, उसमें ऐसी बात तो कही नहीं, और आपने भी सुना ही होगा जी। तो अगर मैंने उसमें कहा है तो आप उसको बताइए, मैंने कहा है ऐसा। मैं तो जितना दावा तो कोई कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ठीक बात है। तो सबसे पहले आप ही के दावे की बात कर लेते हैं। ट्विटर पर आपने वो दावा किया और उसको लेके उस वक्त एक कंफ्यूजन भी हुआ था कि डबल डिजिट से इनका क्या तात्पर्य है। भाई दो कंफ्यूजन थे कि डबल डिजिट से क्या मतलब है और क्या छोड़ेंगे क्या तो बता ही दीजिए दोनों चीजें। दोनों बात ये है कि मैंने ये कहा कि मेरा अपना असेसमेंट, देखिए चुनाव के दौरान नंबर प्रेडिक्ट करना किसी के लिए बहुत, ये जो लोग भी चुनाव से लंबे समय से जुड़े हुए उनको पता है, ये बेकार की बात है कि किसी को पता है कि कौन कितनी सीट जीत रहा है। लेकिन एक ब्रॉड लेवल जो हम लोग असेसमेंट, जितने तरीके से चुनाव को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, असेस किया जा सकता है, उसके आधार पर एक आप ब्रॉड प्रेडिक्शन अगर आपको करना पड़े तो आप कर सकते हैं। मैंने कभी जीवन में अभी किया नहीं है ऐसा कि चुनाव से पहले बता दें कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इसलिए कि मैं जैसा कि मैं अभी बता रहा था, ये इतना आसान है नहीं जितना लोग समझते हैं। लेकिन चूंकि एक हवा बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा था एज ए पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा एंड स्ट्रैटेजी, कि भाई लड़ाई शुरू होने से पहले ही कह रहे हैं कि बीजेपी 200 सीट जीतेगी, 200 से ज़्यादा जीतेगी, उसको एक तरह से वॉर क्राई या स्लोगन बना दिया गया। तो उसको काउंटर करने के लिए मैंने वो बात कही कि भाई आज के तारीख में जो हम लोग का अपना असेसमेंट है वो ये है कि बीजेपी यहाँ 100 से ज़्यादा सीट नहीं निकाल पाएगी। और जितनी हम लोग की समझ है, मैं उस बात पे आज भी कायम हूँ। 3-4 राउंड पोल होने के बाद मेरा कन्विक्शन उससे ज़्यादा ही अभी स्ट्रॉन्ग है कि बीजेपी यहाँ 100 से ज़्यादा सीट नहीं ला पाएगी। प्रशांत किशोर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये कहना कि इतनी सीटें लाएंगे या इतनी नहीं, और फिर दांव पर ये लगा देना कि उसके बाद मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ दूंगा। देखिए, पहले तो मेरे जीवन में पॉलिटिकल कंसल्टेंट बनना, जो आप कह रहे हैं वर्ड का तो कोई मायना नहीं है, लेकिन जो काम मैं करता हूँ ये मेरे होने से जुड़ा हुआ नहीं है कि मुझे यही काम करते रहना है ज़िंदगी भर, जैसा लोग समझते हैं बाहर से कि भाई इनको तो मतलब कोई कंपनी है जिसको ज़िंदगी भर चलाते रहना है, ये मेरा प्रोफेशन। ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है, अपने मन में ऐसी बात है, और मेरे जो क्लोजली जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे से बात करते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनको मैंने पहले से भी बोला हुआ है कि भाई अगर चुनाव जब तक इस डोमेन में है तब तक नंबर 1 बने रहें। अगर आप जिस दिन चुनाव नहीं जिता सकते हैं तो फिर इसमें बने रहने का कोई महत्व नहीं है। और बंगाल में 1 साल 1.5 साल काम करने के बाद अगर सब कुछ समझने, सब कुछ डिप्लॉय करने, सब एफर्ट के बाद भी अगर हम लोग चुनाव हार जाते हैं तो मुझे आई शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट कि भाई देयर इज समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड एंड आई शुड क्विट एंड लेट समबडी एल्स ट्राई। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी कोई ठेकेदारी तो है नहीं कि मैं ही करूँगा। और जिस दिन मैं समझता हूँ कि मैं इस डोमेन में सबसे अच्छा नहीं हूँ तो उसको क्विट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान लूँगा कि भाई मेरे से नहीं हुआ, जब मुझे नहीं समझ में आई या दूसरे लोग मेरे से बेहतर समझ पाए। ये जिस आप क्रिकेट के रूपक का कुछ देर पहले इस्तेमाल कर रहे थे, ये तो वैसे ही हो गया कि मैं एक मैच हार गया, एक टूर्नामेंट हार गया तो मैं खेलना छोड़ दूँगा। नहीं, बात एक मैच की नहीं है, बात एक मैच की नहीं है। चुनाव हम लोग यूपी में भी एक हारे हैं। पिछले 10-1 साल से 8-9 साल हो गए मुझे ये काम, इस तरह का काम करते हुए। उसमें एक यूपी में हम लोग चुनाव हारे। यूपी में इंटरनली हम लोग का अपना मानना है, दिस इज नॉट टू से कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है या आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन एक्सक्यूज,
लेकिन ये जरूर है कि हम लोग का अपना इंटरनली मानना था कि यूपी में हम लोग का जो असेसमेंट था, ये जो हम लोग करना चाहते थे, जो हम लोग का प्लान था, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अब चाहे वजह उसकी जो रही हो, हमारी क्षमता नहीं थी, कांग्रेस ने कोऑपरेट नहीं किया, जो भी वजह हो, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, इसलिए हार गए। लेकिन बंगाल में मेरे पास ऐसा कुछ एक्सक्यूज नहीं है। हमारे पास पूरा समय है, 1-1.5 साल हम यहाँ रहे हैं। जो भी तृणमूल की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, बीजेपी की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ग्राउंड सिचुएशन है, सबको देखने का, समझने का, थॉरली असेस करने का एक मौका हम लोगों के पास रहा है। जितनी बुद्धि शक्ति भगवान ने हम लोगों को दी है, उस सबको हर नज़रिए से डिप्लॉय करके देखने के बाद हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने एक थॉरो असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सिचुएशन का किया है। उसके आधार पे जो किया जा सकता था चीज़ों को सुधारने के लिए, तृणमूल की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, वो सब किया है। अब इसके बावजूद भी अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि यू आर नॉट गुड इनफ। अच्छा, तो वैसे तो मैंने सोचा था ये सवाल आखिरी में पूछूंगा, पर अभी पूछ लेता हूँ। मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट सेक कि आप बंगाल चुनाव हार जाते हैं या जीत जाते हैं, तो भी ये सवाल कायम रहेगा, प्रशांत किशोर कब तक दूसरों को चुनाव जितवाते रहेंगे? भाई, पहली बात कि मैं किसी को चुनाव नहीं जिताता हूँ। मैंने कई इंटरव्यू में पहले कहा कि पीपल लाइक अस आर हाईली ओवररेटेड। देखिए, आप जब पार्टियां जीतती हैं, पार्टी के लीडर्स जीतते हैं, उनका काम, उनका और उनकी नाकामी जो है वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। प्रशांत किशोर या प्रशांत किशोर जैसे इस तरह के जो भी लोग या संस्थाएं हैं, वी कैन ओनली कंट्रीब्यूट एट द मार्जिन। आप चाहे जितने बड़े शेफ हों, अगर आपके पास इंग्रेडिएंट ना हो तो आप अच्छा डिश नहीं बना सकते हैं। अगर इंग्रेडिएंट होगा तो आप सिर्फ अच्छा खाना भी बना सकते हैं, खराब खाना भी बना सकते हैं। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि हम लोग चुनाव जिताना हराने वाली बात नहीं है, लेकिन एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी के एडवाइज़र के तौर पे या एडवाइजरी कैपेसिटी में आप चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं या चीज़ों को सजेस्ट कर रहे हैं या उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर परिणाम आपके हिसाब से नहीं आता है तो यू शुड बी मैन इनफ एंड हम्बल इनफ टू से कि भी मेरे से नहीं हुआ, आई क्विट। इसमें क्या दिक्कत है? मैं एक नई वाक्य संरचना के साथ अपना यही सवाल फिर से पूछता हूं आपसे। प्रशांत किशोर सक्रिय राजनीति में एक दफा आए थे जेडीयू के परचम तले। चीजें जेडीयू के हिसाब से प्रशांत किशोर ने नहीं की या प्रशांत किशोर के हिसाब से जेडीयू नहीं की, द ज्यूरी इज स्टिल आउट। प्रशांत किशोर दोबारा सक्रिय राजनीति में क्या आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब ये मेरे पास समय और परिस्थिति क्या बनती है उस पर डिपेंड करेगा। राजनीति में निश्चित तौर पे आएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा जीवन का ध्येय जो मैं अभी कर रहा हूँ इसको पूरी जिंदगी भर करते रहना नहीं है। अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं, मुझे नहीं मालूम है इन चीज़ों। नहीं मालूम है या आप अपने पत्ते अभी खोलना नहीं चाहते हैं? नहीं, मुझे सही में नहीं मालूम है। अगर आप मेरे से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले अगर आपने ये पूछा होता कि आगे आप क्या करेंगे, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं बंगाल में बैठा होऊंगा। और जब आपसे पिछली बार बात हुई थी और उस समय आपसे जब मेरी लंबी बात हुई, तो अगर आपने पूछा होता कि भाई आगे 1.5 साल का क्या प्लान है, तो मैं वही बता सकता था जो मुझे दिख रहा है। जीवन में सब चीज़ें जो है, मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में कई चीज़ें और रादर ज़्यादातर चीज़ें आपके अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार या आपके सोचे के अनुसार नहीं चलती हैं। यू हैव टू लिव विथ इट। कि कुछ चीज़ें आपके अनुसार होंगी, कुछ चीज़ें आपके अनुसार नहीं होंगी। जो नहीं होंगी फिर यू हैव टू वर्क अराउंड इट। मैंने जेडीयू ज्वाइन करके पॉलिटिक्स में अपनी एक शुरुआत करने की कोशिश की, सफलता नहीं मिली। फिर जो काम जानते थे, समझते थे, जिस क्षेत्र में थोड़ा बहुत कुछ अपनी जगह बनाई हुई थी, उसमें वापस लौटे हैं। इसमें फिर से करके कुछ अच्छा अगर दिखाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि बेहतर समझ, बेहतर तैयारी के साथ फिर से पॉलिटिक्स में उतरा जा सकता है और काम वहाँ पर किया जा सकता है। ये गारंटी नहीं है कि फिर मैं वहाँ फेल नहीं हो जाऊँगा, लेकिन मैं फेलियर से उससे डरता नहीं हूँ। फिर ट्राई करेंगे। अगर फिर सफल नहीं हुए तो फिर से और बेहतर बनने का प्रयास करेंगे। और उस प्रयास के क्रम में बिहार जाइएगा, क्योंकि वहाँ लोग खोज रहे हैं आपको। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिहार तो जाएंगे ही। अगर देखिए, अगर पॉलिटिक्स में हैं, नौजवानों को बहुत सपने दिखाकर आए थे आप। नहीं, सपने तो मैं किसी को क्या दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से पॉलिटिक्स करूँ, किसी भी फॉर्मेशन में पॉलिटिक्स करूँ, बिहार तो उसके सेंटर में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैं वहाँ से आता हूँ। तो मेरी पॉलिटिक्स बिहार से अलग तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन किस फॉर्म, किस शेप, किस टाइम में होगी, उसको बेहतर तभी बता पाएंगे जब वो चीज़ें सामने
उभरेंगी। चलिए, भविष्य से वर्तमान पर लौटते हैं। ममता बनर्जी से आप पहली दफ़ा कब मिले थे? 2015 से मैं दीदी से मिलता रहा हूँ। 2015 में दीदी बिहार के इलेक्शंस को जब का जो रिजल्ट आया था तो शपथ ग्रहण समारोह में आई थी, तब मैं उनसे मिला था पहली बार। और उसके बाद उन्होंने यहाँ बुलाया, मैं यहाँ आया भी 2016 इलेक्शन से पहले, और कई दिनों तक ऐसी हमारी उनकी बातचीत भी चलती रही कि शायद यहाँ मदद की ज़रूरत है या हम लोग कुछ यहाँ कर सकते हैं क्या। लेकिन उनको भी और मुझे भी ऐसा उस समय लगा कि ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, और मैं खुद बिहार के उस समय अपने असाइनमेंट में व्यस्त था, तो फिर हुआ नहीं। लेकिन मेरा संपर्क उनसे 2015 से है। फिर 2016 में संभावना, एक बातचीत चल रही थी कि बातचीत नहीं, हम लोग यहाँ पर आके मेरे 10-15 लड़के यहाँ पर रहे भी, देखा भी उन्होंने, तो हम लोग को ऐसा लगा कि इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, आप बहुत आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। उस समय हम लोग का ऐसा अनुमान था। और एक जो मैंने आपको पहली बात बताई थी कि एक एक्सुबरेंस यूथ वाला जो होता है कि भाई जो बड़ी लड़ाई है, जो कठिन लड़ाई है, वहाँ जाएं, और पंजाब और यूपी उस समय बड़ी लड़ाई दिख रही थी, इसलिए वहाँ चले गए। अच्छा, और चुनाव में सहयोग की दृष्टि से बातचीत कब शुरू हुई? लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, जब बीजेपी की 18 सीटें आ गई? नहीं, ये तो बात, जैसे मेरी उनसे बातचीत तो हमेशा रही है। चुनाव के रिजल्ट आने के मुझे लगता है कि 2 से 3 हफ्ते के दौरान हम लोग मिले होंगे। उस समय से बातचीत कुछ ऐसा है नहीं, एक मीटिंग हुई, उसके बाद से मैंने बताया ठीक है, अगर आप जो कुछ भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा। प्रशांत, आप कैमरे के सामने इतने विनम्र नजर आते हैं अपनी बातचीत में। ममता बनर्जी के बारे में इस तरह के दावे राजनीतिक टिप्पणीकार नहीं करते हैं, और उन्होंने अक्रॉस द बंगाल में अलग अलग पत्रकारों से, कॉलमिस्टों से, अलग अलग इंक्लिनेशन वाले लोगों से मिला। एक क्वेरी सबकी साझा थी कि ममता बनर्जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग देखने के बाद कि कभी वो बहुत वात्सल्यमयी और कभी बहुत प्रतिशोधमयी हो सकती हैं, दोनों ही रूप हैं उनके। तो वो आपकी बात कैसे मान लेती हैं? सब लोगों ने कहा है कि लिटरली सारे फैसले आप ही कर रहे हैं, एग्जेजरेशन है। देखिए, इन बातों या का सत्य है? इन बातों का कोई मायना नहीं है कि कितनी बातों में मेरी बात सुननी जा रही है और कितनी में नहीं सुनी जा रही है। मेरी जो अपेक्षा रही होगी काम करने के हिसाब से, मैं ऐसा समझता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस टीएमसी के साथ, दीदी के साथ बहुत अच्छा रहा है। मेरे पास ऐसा कहने के लिए कुछ नहीं है कि जो मैं उनके साथ या उनके पार्टी के साथ या उनके सरकार के साथ करना चाहता था, और उनके न मानने की, मेरी बात न मानने की वजह से या किसी लैक ऑफ कोऑपरेशन की वजह से हम लोग उसको नहीं कर पाए। तो अगर कुछ नहीं हुआ जो होना चाहिए था तो उसका दोष मुझ पर है, उन पर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहा मुझे। और अभिषेक बनर्जी ने? अभिषेक भी के लिए भी ये बात शामिल होती है, लेकिन दीदी, मतलब जो पॉलिटिकल डिसीजंस है, जो पार्टी को रन करने का डिसीजन है, जो सरकार की मुखिया है, वो ममता बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी नहीं है। डिसीजन, आप इस बात को पूरी तरह समझ लीजिए, डिसीजन मेकिंग इस पार्टी में जितना मैं समझ पाया हूँ वो कंप्लीटली ममता बनर्जी का है। और ये जो लोग सार्वजनिक जीवन में इस तरह की जो लोग ऐसा बाहर बताने का या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं ये कोई दूसरा आदमी चला रहा है, ये संभव नहीं है। आपने भी इतने नेताओं को कवर किया है जो ये रीजनल लीडर्स हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, इतने बड़े स्टेट को जीता है, 30-40 बरस ग्रासरूट से पॉलिटिक्स कर कर यहाँ पहुँचे हैं। वो किसी के पपेट बन जाएं या किसी को आउटसोर्स कर दें या इस तरह के जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ये लोग वो हैं जिनको इन लोगों के साथ काम करने का अनुभव नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। इतने बड़े लीडर्स जो होते हैं वो किसी से डिक्टेशन लेकर काम करने वाले नहीं हैं। यू कैन वर्क विद देम, दे कैन अलाउ यू टू वर्क विद देम, दे आर नॉट गोइंग टू आउटसोर्स देयर विजडम, देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर कंट्रोल टू एनीवन, प्रशांत किशोर और फॉर दैट मैटर एनीवन। और वो किसी भाईपो के, किसी भतीजे के मोह में सवाल ही नहीं है जी, सवाल ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल ही नहीं है। बात क्यों लगता है बीजेपी फिर इसे मुद्दा क्यों बना रही है? भाई उनको सूट करता है ये बताना कि ममता बनर्जी के मुकाबले अभिषेक बनर्जी को अटैक करना आसान है। उनको ऐसा लगता है कि इससे उनका वोट, जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनको उनमें ट्रैक्शन उनको दिखता है, तो उस बात को हाईलाइट करते हैं। ट्रैक्शन दिखता है, वही उनको दिखता है, उनको दिखता है, इसलिए वो चला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को ऐसा दिखता है कि बीजेपी ने सीएम फेस घोषित नहीं किया है, तो उस बात को हाईलाइट करने से हमें फायदा होगा, तो हम लोग उस बात को हाईलाइट कर रहे हैं।
उसी तरह बीजेपी को ऐसा लगता है कि हम भाईपो की बात करके, वो बात हो चाहे ना हो, उसको हाईलाइट करते रहने से हमको फायदा होगा, तो वो कर रहे हैं उस बात को, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं वो सच्चाई है, ये जरूरी नहीं है। मैं अपने फर्स्ट हैंड अनुभव से आपको बता रहा हूं कि कोई भी 1.5 साल में ऐसा बड़ा डिसीजन जो कि पार्टी के लिए या सरकार के लिए मटेरियल रहा हो, ऐसा नहीं हुआ है कि जो ममता बनर्जी के कहे के बगैर हो जाए। ममता बनर्जी ने आपसे कहा था कि मेरे तमाम अनुभवी विधायकों के 1-1, 1.5 घंटे लंबे इंटरव्यू करो और उनको डांट लगाओ। मैंने तो कभी किसी का इंटरव्यू किया ही नहीं आज तक। और ये बात मैं किसी विपक्षी नेता के आरोप के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, आपकी पार्टी के नेताओं ने हमसे बातचीत में ये बात कही है कि बताइए, मैंने 1 दशक, 2 दशक, 2.5 दशक गुजार दिए और प्रशांत किशोर या उनके लड़के हमको बता रहे हैं कि यहाँ चुनाव लड़ो, इस मुद्दे की बात करो, यहाँ मत जाओ, और खुद आप उनके लंबे इंटरव्यू ले रहे हैं। इस तरह की कोई स्क्रीनिंग हुई है? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं अगर शिकायत किसी की होगी तो ये होगी कि मैं उनके साथ बैठा नहीं होऊंगा। कि वो तो कह रहे हैं कि आपने बिठा के ये तो हो ही नहीं सकता है कि मैं किसी के साथ 1 घंटे बैठने का, अगर शिकायत होगी, और जो कि शायद हो सकती है कई लोगों की, क्योंकि इतने लोगों से मिल पाना तो संभव नहीं है 1-1.5 साल में। तो ये हो सकती है कि मैं पार्टी का इतना सीनियर लीडर हूँ, मेरे साथ बैठे नहीं। आप पार्टी के कैंडिडेट सिलेक्शन में इन्वॉल्व? नहीं, देखिए ये सब जो बात है कि किस चीज़ में इन्वॉल्व है, किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, ये बेमानी बात है। मैंने आपको पहले भी कहा है, दूसरे पत्रकारों को भी बताया है, वी आर इन्वॉल्व इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर तृणमूल टू बी बेटर प्रिपेयर टू फाइट एंड विन इलेक्शन। अब उसमें किस चीज़ में कितना इन्वॉल्व है, नहीं है, वो बात, उसका कोई मतलब नहीं है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, कि होर्डिंग लगाने में इन्वॉल्व हैं, कि डेटा क्रंचिंग में इन्वॉल्व हैं, कि दीदी का स्पीच बनाने में इन्वॉल्व हैं। ये इसका कोई मतलब नहीं है इन बातों का। वो सब मैं आपको कह रहा हूँ, वो सारी चीज़ जो कि चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी है, पार्टी को ऐसा लगा होगा कि इस पे प्रशांत किशोर का ओपिनियन लेना चाहिए, उन्होंने लिया होगा तो हम लोगों ने ओपिनियन दिया होगा। पर कई नेता जो पार्टी छोड़कर गए उन्होंने भी यही कहा कि आपके दखल की वजह से। भाई जो छोड़कर गया वो तो तृणमूल के लिए कुछ अच्छा नहीं कहेगा, और वो क्या ढूंढेगा, मैं क्यों जा रहा हूँ, तो कोई एक बना लिया, भाई मैं इसलिए जा रहा हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है। भाई अगर आप पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ममता बनर्जी ने अपना फ़ोन तो स्विच किया नहीं है, शी इज़ वर्किंग 24/7, वो कोई लीव पर गई नहीं है, यहीं पर हैं, आप उनसे जाकर बात कर लीजिए। अगर प्रशांत किशोर आपको परेशान कर रहे हैं या आपकी परेशानी प्रशांत किशोर की वजह से है, तो जाकर दीदी से बात कर लीजिए। ये तो बात अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है कि आप पार्टी के बड़े लीडर हैं और आप कह रहे हैं कि हम इसलिए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर का दखल बहुत है। तो भाई आप दीदी से डायरेक्ट बात कर लीजिए। आप तो 40 साल, आपने खुद अभी कहा कि 20-20 साल हम लोग इतने बड़े लीडर हैं, तो इतने बड़े लीडर तो दीदी के साथ हैं, दीदी से बात कर लीजिए, हमसे बात करने की क्या जरूरत है। अच्छा प्रशांत, ये मेरा देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे पिताजी बताते थे गीता से कि कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो चुनाव के दौरान में कुछ लोग, जो लोग छोड़कर गए हैं, दे हैव बीन सिंपली, प्लेन एंड सिंपल, दे हैव बीन अनग्रेटफुल टू दीदी एंड द पार्टी। अगर आपको इतनी दिक्कत थी, आप साल भर पहले छोड़ के चले गए होते। मैं तो यहाँ 1.5 साल से हूँ। आपको चुनाव के 1 महीने पहले जब आपको लग रहा है कि बीजेपी शायद आ सकती है, या आपको लग रहा है कि आपका टिकट कट सकता है, या आपकी पार्टी में पोजीशन को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया गया, तब आपको ये परेशानी दिख रही है। ये परेशानी आपको पहले क्यों नहीं दिखी? मैं तो यहाँ आज नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ 2019 जुलाई से यहाँ पर हूँ। आपको उसी समय छोड़ देना चाहिए था। प्रशांत, आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेके यही बात पूछ लेता हूँ। ये शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी जैसे जो नेता हैं, जो ममता सरकार में इतने वरिष्ठ मंत्री रहे, तो अगर शेयर पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, क्या दीदी को और उनके करीबियों को ये अंदाज़ा था कि असेंबली इलेक्शंस के बिल्कुल करीब ये जो इतने पावरफुल मिनिस्टर हैं, 15-15, 20-20 पोर्टफोलियो, दे में स्विच? कोई आइडिया था ऐसा? बिल्कुल। और ये बहुत ही अप्रत्याशित था। ये अप्रत्याशित नहीं है भाई। तृणमूल से लोगों का जाना ये लोकसभा से पहले शुरू हुआ है, ये कोई आज की घटना नहीं है। लोकसभा के दौरान, लोकसभा से पहले, लोकसभा के दौरान और उसके बाद कई लोग तृणमूल से छोड़कर बीजेपी गए हैं। क्यों गए हैं मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। एक तो जहाँ पर भी बीजेपी एज ए
स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स आकर काम करना शुरू करती है तो दे यूज दिस एज ए वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी टू पोच द लीडर्स ऑफ देयर अपोनेंट। और उनके लिए चाहे सही है या गलत है, उनके लिए इस चीज़ का फ़ायदा, पॉलिटिकल फ़ायदा पिछले 4-5 साल में कई जगह पे हुआ है। और ये कोई बंगाल के लिए यूनिक बात नहीं, हर स्टेट में ऐसा हुआ है, यूपी में भी हुआ है, बिहार में हुआ है। दे पोच पीपल फ्रॉम द अदर पार्टी एंड टू पोच पीपल दे यूज ऑल मीन्स। उनको राजनीतिक लाभ दिखा के या दूसरे जो भी तरीके लगाए जा सकते हैं। तो एक तो वो वजह है। दूसरी ये वजह है कि तृणमूल का जो संरचना है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, वो ऐसी रही है कि दीदी के शेयर विल और उनके जो एफर्ट से ये पार्टी बन गई, उसके बाद आप सरकार में आ गए तो हर तरह के लोग तृणमूल में आकर शामिल हो गए। तो उससे कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शंस भी कई जगह पे आपको अलग अलग लेवल्स पे रही होंगी, जिसकी वजह से कुछ लोग अपने आप को शायद बेहतर कहीं दूसरे जगह फील कर रहे होंगे, इसलिए वो चले गए होंगे। तीसरी बात यह है कि जब आप सत्ता में हैं 10 साल, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मुझे जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, मेरी जिम्मेवारी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, तो मैं दूसरा कोई प्लेटफॉर्म देख लेता हूँ। एक सामने ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म दिख रहा है तो वहाँ पर लोग चले गए। लेकिन जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं कि ये लोग गए, ऐसा नहीं है। पार्टी को पूरा ज्ञान था इस बात का कि ये लोग जा सकते हैं। और अगर आप देखें पिछले 1 साल में, पिछले 1-1.25 साल में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोथ इन गवर्नमेंट एंड पार्टी हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड मच बिफोर दे लेफ्ट। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो आप कह रहे हैं कि पार्टी को इसका संज्ञान था कि नहीं, बिल्कुल पार्टी को इसका संज्ञान था। इसलिए उनको आज से नहीं, 1 साल 1.5 साल पहले से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ऑर्गेनाइजेशनली एंड इन गवर्नमेंट, उसको थोड़ा थोड़ा करके कम किया गया है। सरकार, तृणमूल ने और तृणमूल की लीडरशिप ने उसको कम किया है। अच्छा, ये तो आने और जाने की बात हो गई। एक स्लोगन खूब चल रहा है, खेला होबे। इस स्लोगन की क्या कहानी है? भाई कहानी कुछ नहीं है, कहानी बस उसके पीछे सोच ये है कि बीजेपी का एक ये तरीका है चुनाव लड़ने का कि इतनी हवा बना दो, इतना माहौल बना दो, पूरे इकोसिस्टम में इतनी बात को फैला दो कि सामने वाला आदमी, सामने वाला जो चुनौती जिससे है, जिससे लड़ाई है, लोकतांत्रिक जिससे लड़ रहे हैं आप, वो लड़ने से पहले ही हार मान के बैठ जाए। और ऐसा हम लोगों ने कई राज्यों में देखा है। कई चुनाव में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाना जिसको कहते हैं, वो माहौल बनाकर एक जगह पर लाते हैं और तब तक वो जीत नहीं रहे होते हैं, लेकिन माहौल की वजह से सामने वाला सरेंडर कर जाता है। खेला होबे उसका काउंटर है कि तृणमूल का जो वर्कर है, राइट फ्रॉम द लीडर टू द डाउन टू द वर्कर, दे आर सेइंग कि वी आर रेडी टू फाइट इट विथ ऑल व्हाट वी हैव। गेम ऑन, गेम ऑन। हम छोड़ नहीं रहे हैं। आप ये मत समझो कि हम भाग रहे हैं, हम ये मत समझो कि हम डर रहे हैं, आप ये मत समझो कि आपने जो प्रोपेगेंडा का एक माहौल बनाया हुआ है उससे हम लोग डर के, घबरा के, बिना लड़े हुए छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो वो एक तरह से ये स्टेटमेंट है ऑन द पार्ट ऑफ तृणमूल्स वर्कर्स कि वी आर ऑन, वी आर फाइटिंग यू आउट विथ ऑल व्हाट वी हैव। ये तो आपके हिस्से की कहानी है। कई आपके आलोचक, एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ देम, मैनी मोर, उनका कहना है कि प्रशांत किशोर बंगाल के डीएनए को कुछ देर से शायद डिकोड कर पाए, इसलिए उनकी कैंपेन लाइन बदलती गई। और उस तर्क के विस्तार में वो कहते हैं कि पहले आपने पंक्ति दी बांग्लार गौरवो ममता, बंगाल का गर्व ममता। फिर लोगों ने कहा कि साहब बंगाल का गर्व तो रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग हैं, अभी ममता का क्या वो कद है। ऐसे में आपको अपनी लाइन रिवाइज करनी पड़ी। फिर आप अगली पंक्ति देते हैं जिसमें आप कहते हैं कि बांग्लार निजेर में एक ही चाय, बंगाल को सिर्फ अपनी बेटी पसंद है, और उसके बाद ये खेला हो गए। तो ये क्या आपकी तरफ से रणनीति का हिस्सा था, अलग अलग लाइन, या बदला? जिन लोगों ने कहा उनको कैंपेन की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिन्होंने भी कहा उनको कोई समझ नहीं। जी, आप समझा दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों समझ नहीं है कि बांग्लार गौरवो ममता कोई स्लोगन नहीं है। ये एक चुनाव, जैसे दीदी के बोलो, एक कैंपेन था। बांग्लार गौरवो ममता वॉज ए कैंपेन। ये कोई चेंज किया गया ऐसी बात नहीं है। जुलाई 2019 में एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया जिसका नाम दिया गया दीदी के बोलो। भाई आपको कोई तकलीफ है, आपका सुझाव है, आपको कोई दिक्कत है, आप दीदी को बोलो। फोन, ये नंबर है, इस पर बोलिए।
अब आप कहिए दीदी का बोलो को चेंज करके आपने बांग्ला और गौरव ममता कहा, नहीं, बांग्ला और गौरव ममता दीदी के बोलो की तरह एक दूसरा कैंपेन का मॉड्यूल था, जिसमें लोगों को घर जाकर बताया गया, एक पूरा 3 महीने का कार्यक्रम चलाने की बात है। उसके बाद आप द्वारे सरकार की बात करें, आप बीच में भूल गए जिसने भी ये नहीं, मैं आऊंगा वो दीदी को बोलो और द्वारे सरकार पे। कि द्वारे सरकार भी एक स्लोगन दिया गया, भाई स्लोगन नहीं है, एक कार्यक्रम हुआ जिसका नाम द्वारे सरकार है, एक कार्यक्रम है जिसका नाम दीदी के बोलो है। जहां तक कैंपेन के स्लोगन की बात है, उसमें 2 ही स्लोगन अभी यूज किया जा रहा है। एक जो पार्टी का ऑफिशियल कैंपेन स्लोगन है, बांग्लार नीजे मेके चाय, बंगाल को अपनी दीदी ही चाहिए, पसंद है की बात नहीं, दीदी ही चाहिए। ये कुछ जगन वाले कैंपेन जैसा साउंड नहीं कर रहा है? नहीं, कैसे? जगन का वो जो कैंपेन था, रवाली जगन, कवाली जगन, हाँ, जगन होना चाहिए, जगन यहाँ पे आने वाले हैं और जगन ही चाहिए, ऐसा उसका है। ये बांग्लार नीजे मेके चाहे, इस बंगाल को अपनी बेटी ही चाहिए, ये कैंपेन स्लोगन है और ये कभी बदला नहीं है। खेला होबे इज नॉट डन बाय पार्टी, इट इज मोर कमिंग फ्रॉम the bottom up, the workers, the rank and file of Trinamool has made this as the slogan or war cry or song, whatever you say. ये कोई पार्टी ने इसको कोई कैंपेन स्लोगन की तरह कहीं लॉन्च नहीं किया है। अच्छा, तो आपने जिक्र कर ही दिया है, तो मैं उसी बिंदु पर चला जाता हूँ। द्वारे सरकार और दीदी को बोलो, उसका अगर सरल हिंदी रूपांतरण करें। प्रशांत, हमने एक बंगाल चुनाव से पहले ज़मीनी हकीकत करके सीरीज़ की थी, आपकी अलग अलग स्कीम्स की ग्राउंड रिपोर्ट, तो द्वारे सरकार को लेकर काफ़ी फीडबैक मिला था। तो इस योजना को शुरू करने के पहले किस तरह के आपके पास आकलन थे, क्या ज़रूरत पड़ी इसको शुरू करने की? देखिए, जब हम लोग यहाँ आए तो सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने सुनी कि दीदी को 2019 के चुनाव के बाद कि लोग दीदी से बात करना चाहते हैं, दीदी को अपनी बात बताना चाहते हैं, दीदी में उनका भरोसा है, दीदी को प्यार करते हैं। तृणमूल का जो नीचे संगठन है, लीडर हैं, इंडिविजुअल या कोई फॉर्मेशन जो उनको पसंद है नहीं है, इसलिए उनको कहा गया भाई दीदी को डायरेक्ट बोलो। तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसके तहत को पूरे बंगाल से आप दीदी को फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसका संज्ञान लिया जाता है, उस पर एक्ट किया जाता है। कुल 40 लाख के आसपास लोगों ने उस 1 साल के दौरान उस नंबर पे फ़ोन किया, अपनी बात बताई। उन बातों से जो चीज़ें निकल कर आई, बहुत लोगों ने पॉलिटिकल बात भी बताई, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बातें भी लोगों ने बताई, अपनी समस्याओं के बारे में जिक्र करा, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं उसके बारे में बताया, जो पॉलिटिकली होना चाहिए उस पर अपना मतोमत दिया। उससे जो फंडामेंटली वी हैव बीन गाइडेड कि जो पूरा नेटवर्क दीदी के बोलो का बनाया गया, उससे जो हमें फीडबैक ग्राउंड से मिला, उसको एक कोहेरेंट तरीके से एक जगह रखने के बाद ऐसा लगा कि एक बहुत बड़े स्तर पे इस बात की ज़रूरत थी कि जो सरकारी स्कीम चल रही हैं इंडिविजुअल के लिए या हाउस होल्ड के लिए, उसकी लास्ट माइल डिलीवरी जो सारी सरकारों में होता है कि आपने कोई स्कीम चला दी, उसमें 10 लाख लोगों को बेनिफिशियरी होना चाहिए था, 3 लाख ही मिले, 7 लाख लोगों को मिला नहीं। वो चाहे ऑपरेशनल मोडालिटीज़ का दिक्कत हो, नीचे एग्जीक्यूशन का दिक्कत हो। तो एक बड़ी डिमांड इस बात की थी कि भाई ये जो स्कीम दीदी की चल रही है, उसके जो बेनिफिशरीज हैं या पोटेंशियल रेसिपिएंट्स हैं, वो काफ़ी लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिली थी। इसलिए द्वारे सरकार को लॉन्च किया गया कि भाई एक मिशन मोड में हर पंचायत में 3 बार आप सरकार के पास मत आइए, सरकार ही आपके पास आ रही है, और वहाँ आकर ये जो 12 स्कीम है जिसके पोटेंशियल बेनिफिशियरी आप हो सकते हैं, रूपोश्री, कन्याश्री, यस, आप आइए और अपना आप बेनिफिशियरी हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो उसकी व्यवस्था की जाए कि आपको मिले। ये बड़े स्तर पे 10 वीक से ज़्यादा का 3 महीने का ऑलमोस्ट कैंपेन चला, जिसमें 2,87,00,000 जो गवर्नमेंट का रिपोर्टेड नंबर है, 2,87,00,000 लोग इन कैंप्स में आए, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, अलग अलग उनकी समस्याओं को नोट किया गया, उसमें कई लोगों का निस्तारण भी होगा। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि जितने लोग आए होंगे उनका सबका निस्तारण कर दिया गया होगा, लेकिन जो लोग अपना कंप्लेन या अपनी बात लेकर इन कैंप्स में पहुँचे, उसकी संख्या निश्चित तौर पर 2.87 करोड़ रिपोर्टेड नंबर है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है।
प्रशांत, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया इस पूरे जवाब में कि वो लास्ट माइल डिलीवरी नहीं हो पाई होगी। मैं और मेरी टीमें फील्ड पर घूम रही हैं। जो एक शिकायत सबसे ज़्यादा हम बंगाल में सुन रहे हैं वो ये है कि सरकारी स्कीमों के बेनिफिशियरी या सरकारी स्कीम्स की डिलीवरी पात्र और कुपात्र देखकर नहीं होती है, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता देखकर होती है। और इसीलिए बंगाल की ज़मीन पर आकर वी कम अक्रॉस अ न्यू टर्म, पार्टी सोसाइटी सिस्टम, जिसमें अगर आप एक अमुक सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं तो डिलीवरी हो रही और नहीं है तो नहीं। और द्वारे साथी योजना भी मुझे उसी समस्या का निराकरण दिखती है, भले ही आप सीधे शब्दों में ना स्वीकारें। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि गवर्नमेंट स्कीम्स पात्रों तक नहीं पहुंच पा रही हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। नहीं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर ओनली। आप पूरे इंडिया में जहां पर भी सरकारें चल रही हैं, लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ एनी स्कीम फॉर एनी गवर्नमेंट रिमेन्स ए चैलेंज। वो कोई एक दिन की बात नहीं है और एक दिन में द्वारे सरकार से कर देने से वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा है नहीं। द्वारे सरकार वॉज एन अटेम्प्ट कि भाई जो एक बैकलॉग बना हुआ है उसको एक कंसर्टेड एफर्ट करके 2-3 महीने में जितने लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है वो पहुंचाया जाए। जहाँ तक आपने बात कहा कि राजनीतिक जो नीचे इंटरमीडियरीज बन जाते हैं, जो बेसिकली इंटरफेस से इंटरमीडियरी हो जाना, ये सारी सत्ताधारी पार्टियों के साथ परेशानी है। जब आप सत्ता में आते हैं, सत्ता में जब आप नहीं होते हैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर या एक्टिविस्ट you are working as an interface between society and government. Yes. Either in form of being the voice of the people or as someone who facilitates the delivery of services. जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो धीरे धीरे जो इंटरफेस वाली जो बात है वो धीरे धीरे आप इंटरमीडियरी बनने लगते हैं। फिर उसमें आप अपना हिस्सा कुछ खोजने लगते हैं, उसमें आपका अपना बेनिफिट दिखने लगता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अपना बेनिफिट दिखना चाहिए। और वो जैसे जैसे चीज़ें बड़ी होती जाती हैं वैसे वैसे पार्टी की जो ताकत है वो लाइबिलिटी में बनती जाती है। और ये कोई यूनिक टीएमसी के लिए नहीं है। अब मैंने ये देखा वहाँ चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी, उन्होंने जन्मभूमि करके बनाया हुआ था, गाँव में बनाया इसलिए था कि जन्मभूमि का जो वर्कर है, जो वॉलंटियर है, वो गवर्नमेंट को बताएगा, गवर्नमेंट के लोगों की मदद करेगा ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं या हाउस होल्ड वाले लोग हैं उनको जो बेनिफिट मिलना ही चाहिए वो मिले। लेकिन होता यह है कि जो आदमी नीचे काम करता है धीरे धीरे सत्ता में, वो सत्ता का प्रभाव कह लीजिए या मिसमैनेजमेंट कह लीजिए, वो आदमी इंटरमीडियरी बन जाता है और उसका नुकसान अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज को उठाना पड़ता है। बंगाल उससे अछूता नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट के साथ भी यही हुआ और कुछ हद तक तृणमूल का जो निचले स्तर पे जो आप एंटी इनकम्बेंसी की बात सुनते हैं उसकी एक वजह ये रही है कि जो निचले स्तर पे पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, वर्कर्स हैं या अपर मिडिल लेवल पे, वो कहीं ना कहीं इंटरफेस कम और इंटरमीडियरी ज़्यादा हो गए। उसका नुकसान पार्टी को है। आप प्रकारांतर से ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह के इल्ज़ाम हैं भ्रष्टाचार के, सरकारी मशीनरी में दखल के, वो पंचायत के या ब्लॉक के लेवल पर काफ़ी हद तक सही है? नहीं, बात सही गलत की नहीं। देखिए, जब आप सरकार, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, इट्स अ बिगर चैलेंज एंड मच मोर नुआंस्ड देन व्हाट यू एंड आई आर विलिंग टू अंडरस्टैंड। जब आप सत्ता में होते हैं तो हाउ मच पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इज एन एक्सेप्टेबल थिंग इज अ चैलेंज। अब बहुत, अगर आपने पॉलिटिक्स को बिल्कुल ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को या वर्कर्स को अगर आपने बाहर कर दिया तो आप सुनते हैं शिकायत आती है कि ये सरकार तो ब्यूरोक्रेसी चला रही है, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। जब आपने कार्यकर्ताओं को एम्पावर बहुत कर दिया तो पता चल रहा है कि यार ये तो बीच में सब गलती कर रहे हैं। तो उस बैलेंस को बनाना और लंबे समय तक बनाकर रखना, ये सारी सरकार या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चुनौती है। इसका कोई स्ट्रेट जैकेट या वन शॉट कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट्स एन ऑन गोइंग एफर्ट विच एज ए लीडर ऑफ द पार्टी एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू मेक श्योर कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ना हो, उनकी भागीदारी बनी रहे, लेकिन उनकी भागीदारी आपके लिए लायबिलिटी ना बन जाए, वो भी ना होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो और ये कांस्टेंट चलता ही रहता है। मैं आपको 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ, लोग ये कहते हैं साहब चुनाव इसलिए हार रहे हैं, पार्टी की हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि ये सरकार में तो हम लोग कोई सुनी नहीं जा रही है, सब ब्यूरोक्रेट ही चला रहे हैं। यहाँ पर मैं ये सुन रहा हूँ कि भाई यहाँ पर दखलंदाजी, जैसा आपने बताया कि राजनीतिक कार्यकर्ता की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा है। तो आई डोंट नो, इट्स अ चैलेंज विच वन हैज़ टू डील विथ इट।
प्रशांत, एक अखबार से, इंडियन एक्सप्रेस से आपने लंबी बातचीत की थी कुछ रोज़ पहले, और उसमें आपने एक बात कही थी कि बंगाल में एक ऐसी राष्ट्रीय ताकत की आमद हुई है जो जाति पर उसी तरह की पॉलिटिक्स करना चाहती है जैसी बंगाल में पहले कभी नहीं हुई। सही समझा मेरी टीम ने? नहीं, मैंने ये कहा कि देखिए, दो बातें बंगाल के, कई बातें इस चुनाव में यूनिक हैं जो पहले नहीं हुई हैं, लेकिन दो बातें जो एकदम उभर के आती हैं वो ये है कि पहली बार एक इंडिया की रूलिंग पार्टी बंगाल को, पहली बार तो नहीं लेकिन कम से कम पिछले 25-30 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मजबूत पार्टी जो इंडिया को रूल कर रही है वो एक बंगाल की रीजनल पार्टी, रूलिंग पार्टी है, उसको चैलेंज कर रही है। तो उसके एक अपने मायने, आयाम हैं, जो स्केल है वो इस पूरे कैंपेन का, इसका जो कवरेज है, इसके अराउंड जो चैटर है, वो इट इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड टू बंगाल ओनली। एक वो चीज़ डिफरेंट है। ऑब्वियसली जब नए प्लेयर आए हैं तो हर प्लेयर अपने तरीके से चुनाव लड़ता है। विथ बीजेपी एज वन ऑफ द की प्लेयर्स, दे डू use part of or their understanding of identity politics in a manner which probably was not used by left or was not used by Trinamool before. तो आप देख रहे हैं कि भाई अगर बीजेपी के अध्यक्ष आते हैं या अमित शाह जी आते हैं तो खाना खाने दलित के घर जा रहे हैं। हमने सीए एनआरसी की बात पूरी देखी जो कि यहाँ पर लार्जली दलित जो वहाँ से बांग्लादेश से आए हैं उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो there is an effort to use or leverage that identity politics, which to many Bengali politicians or observers would appear as a new phenomena. लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है, जो मैंने इंडिया टुडे, वहाँ इंडियन एक्सप्रेस की बातचीत में भी कहा, कि जाति या सोशल कॉन्ग्रीगेशन इन सम फॉर्म और अदर इज द रियलिटी ऑफ सोसाइटी विच वी हैव टू एक्सेप्ट। उसको किसी जगह रेस कहा गया, कहीं उसको ट्राइब कह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जाति कहते हैं, वो ठीक है। लेकिन ये कहना कि बंगाल में जाति नहीं थी या इसको लेके सेंसिटिविटीज़ नहीं थी, वो शायद गलत होगा। वो उसको यूज कैसे किया जा रहा है, उसको लिवरेज कैसे करने का प्रयास किया जा रहा है, या उसकी इंटेंसिटी या उसका स्केल बदल गया होगा। लेकिन जाति व्यवस्था यहाँ है, जातियाँ सच्चाई हैं और उसका पॉलिटिकल मायना भी है। ये बात तो सच्चाई रही है, कोई नई डिस्कवरी नहीं है। यस, पॉलिटिकल पार्टीज उसको यूज कैसे कर रही हैं वो डिफरेंट हो सकता है इस इलेक्शन में। ये बात मैंने बताई। वही ऑब्जर्वर्स ये भी कहते हैं कि ममता बनर्जी रियलाइज्ड कि यहाँ पे ये भी एक सच्चाई है, जो लेफ्ट एक लंबे समय तक क्लास पॉलिटिक्स करता रहा, एंड शी वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने, चाहे राजवंशी हों चाहे मथुआ संप्रदाय के लोग हों, उनको एक इलेक्टोरल फोर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया, और इसीलिए एक लंबे वक्त तक ये कम्युनिटीज़ उनके साथ भी रही। बिल्कुल। और अब ये बीजेपी के साथ जाती दिख रही हैं। नहीं, मैं यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जातियाँ या समाज का जो सोशल डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं समाज के, वो जातियों के फॉर्म में वो रही हैं। उसका उपयोग पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स अपने तरीके से करते रहे हैं। विथ बीजेपी इन प्ले, they are using it much more than it has ever been used in recent past. प्रशांत, इसी का एक और एक्सटेंशन है। अगर हमने नॉर्थ की और बिल्कुल साउथ की बात की, इन दोनों के मुकाबले अगर हम जंगल महल के इलाके में जाएं, हम ममता बनर्जी का पहला कार्यकाल देखते हैं, किस तरीके से वो माओवादी हिंसा से प्रभावित इलाका था। हम सबको वो इंटरव्यू याद है जिसमें क्लाशनकोव लटकाए किशन जी और तमाम दूसरे लोग भाषण दे रहे हैं। हमें वो बुद्धदेव भट्टाचार्य पे हुआ आईडी ब्लास्ट भी याद है। और ममता बनर्जी आती हैं, किशन जी का इनकाउंटर होता है, और उसके बाद 3-4 साल 5 साल वहाँ पे डेवलपमेंट, सड़कें बनती दिखती हैं। लेकिन वही टीएमसी उसी टर्फ पर अपने सेकंड टेन्योर में भयानक कमज़ोर होती दिखती है। और इस बातचीत से पहले हम जो बातचीत कर रहे थे, चाहे वो क्लास, कास्ट या रिलीजन के जो एस्पिरेशंस हैं उनको एड्रेस करने की बात हो, या लास्ट माइल डिलीवरी में ये जो आपके इंटरमीडिएट्स आ गए उनके, और इस वजह से आप क्रमशः लोकसभा चुनाव से जंगल महल इलाका गंवाते चले गए। आप या जिस पार्टी से आप जुड़े हैं वो इस प्रॉब्लम को कैसे देख रहे थे, कैसे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, जंगल महल में बीजेपी जो बंगाल के जिन एरियाज़ में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 2019 में, उसमें जंगल महल भी एक एरिया है। नेचुरली अगर आप चुनाव हारे हैं तो आई एम अमंग दोज हु ऑलवेज बिलीव कि अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो आपने कुछ गलती करी है।
मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप चुनाव हार भी रहे हैं और आपसे कुछ गलती नहीं हुई होगी। जनता तो गलत हो नहीं सकती है, जनता तो हमेशा सही होगी डेमोक्रेसी में। तो हम ये मानकर चलते हैं कि भाई आपसे गलती हुई होगी, चाहे वो गवर्नेंस के फ्रंट में हुई हो या पॉलिटिकली जो आपको करना चाहिए था वो करने की बात है। कहीं ना कहीं तृणमूल से या तृणमूल की सरकार से लोगों की जो अपेक्षाएं रही होंगी वहाँ पर जंगल महल के एरिया में या नॉर्थ बंगाल के एरिया में, जो 2 मेजर एरिया ज्योग्राफिकल रीजन है जहाँ पर कि तृणमूल को सेटबैक लगा लोकसभा के चुनाव के दौरान, वहाँ पर लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप शायद नहीं उतरे होंगे, कुछ गलतियाँ हुई होंगी। क्या गलतियाँ? अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने आपने एनालाइज किया होगा? बिल्कुल एनालाइज किया। मैं वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो बड़ा है कि भी ग्रास रूट पे जो डिलीवरी का जो इशू रहा है वो तो अक्रॉस द बोर्ड है। शायद इन इलाकों में जहाँ पर गरीबी थोड़ी ज़्यादा है, सरकार के वेलफेयरिस्ट जो प्रोग्राम्स हैं उस पर डिपेंडेंस देयरफॉर वहाँ के लोगों की ज़्यादा है। तो अगर उन वेलफेयर स्कीम्स की डिलीवरी में कहीं कोई गलती हुई तो आपको खामियाजा भी वहाँ ज़्यादा भुगतना पड़ा, बजाय उसके कि जिन इलाकों में जहाँ पर कि सरकार पर लोगों की डिपेंडेंस फॉर देयर डे टू डे सर्वाइवल इज़ relatively less than what it is in say जंगल महल। प्रशांत, हम लोग जब रणनीति की बुनियादी चीज़ें समझते हैं एक स्टूडेंट के तौर पे, तो अपनी ताकत, अपनी कमज़ोरी, दुश्मन की ताकत और दुश्मन की कमज़ोरी, ये मोटा माटी 4 चीज़ें होती हैं। एज अ पोल स्ट्रेटजिस्ट या जिस भी टर्म से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों इस कंटेक्स्ट में, बीजेपी के चुनावी कैंपेन को आप कैसे रेट करते हैं? कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी का जो चुनावी कैंपेन है मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। उनकी स्ट्रेटजी जो मुझे दिखती है और समझ में आती है, ज़रूरी नहीं है कि उनकी सारी स्ट्रेटजी मुझे समझ में आ रही हो, लेकिन उनके जो 5 बड़े पिलर्स हैं, एक तो इससे वो चैट हाउस वाला कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। नहीं, ये तो ठीक है, चैट हाउस में भी देखिए क्या है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो मुद्दे गिनाऊंगा, कल मैं किसी से बात करूंगा तो मोटे तौर पे एकदम से रिप्रोड्यूस तो उस बात को कर पाना संभव नहीं है। तो कोई पढ़ के तो कोई बोलता नहीं है। एक तो ये है कि जो बीजेपी का यहाँ सपोर्ट है या बीजेपी का जो कैंपेन है वो शुरुआत में इस पे है कि भी मोदी जी पॉपुलर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी को भुनाने का एक प्रयास है। दूसरा कि एक वाइड स्प्रेड पोलराइजेशन क्रिएट करने की जो बात है कि भाई जो सरकार रही है वो हिंदुओं के प्रति इंसेंसिटिव रही है, प्रो मुस्लिम रही है, इसलिए आप एज ए हिंदू यू शुड वोट फॉर अस, ये दूसरा पहलू है मिस्टर मोदी। सेकंड, पोलराइजेशन। तीसरा जो उनका प्रयास रहा है, ये जो एससी वोटर्स को टारगेट करने का जो एक अभियान है, चाहे सीए के जरिए हो या उसके बाद जो भी पॉलिटिकल आउटरीच वो लोग करते रहे कि भाई एक लार्ज चंक ऑफ एससी वोट जो है वो बीजेपी को वोट कर जाए। चौथी जो बात है, हिंदी भाषी जो लोग हैं यहाँ पे, एक बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उसको भी बीजेपी अपना एक कोर टारगेट वोट जरूर मानती है कि ये लोग ऐसे हैं जो यूपी बिहार से आए हैं जहाँ बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत रहा है या बीजेपी की आइडियोलॉजी से, बीजेपी के तंत्र से उनका थोड़ा ज़्यादा सरोकार है, तो उनको भी वो अपना एक लो हैंगिंग फ्रूट एक तरह से मान सकते हैं। ये 4 बातें होंगी उनके साइड से। इसके अलावा 2 चीज़ बीजेपी ने जो कोशिश करी है कि एक क्रिएट ए लार्ज स्केल वाइड स्प्रेड एंगर और आई वुड से नेगेटिविटी अराउंड टीएमसी एंड ममता बनर्जी कि भाई ये तोलाबाज हैं, ये चोर हैं, ये कट मनी लेते हैं, इनकी वजह से आपकी जीवन अच्छी नहीं हुई है, जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। इनको जय श्री राम से दिक्कत है, बेगम ममता, वो जो वो तो पोलराइजेशन का हिस्सा है। मैं कह रहा हूँ एक तृणमूल को और तृणमूल के लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करना ताकि उनके खिलाफ एक वाइड स्प्रेड एंगर का माहौल बनाया जा सके। और लास्ट बात है कि भाई तृणमूल को तोड़ो, तृणमूल एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुड कोलैप्स। मुझे लगता है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी इसके बाहर मुझे कुछ नहीं दिखती है। ये 5-6 जो मुद्दे हैं इसी के इर्द गिर्द उनकी पूरी स्ट्रेटजी। आप एज पत्रकार भी एनालाइज करेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अब इन 6 बात पे बीजेपी कुछ एक्सटेंट तक सक्सेसफुल रही है टू वेरिंग डिग्री। अब मैंने कहा अपने चैट हाउस में कि भाई मोदी जी बहुत पॉपुलर है, मे बी ही इज एज पॉपुलर एज ममता बनर्जी इन बंगाल। तो ये कोई मुझे कहने की जरूरत नहीं, तो सर्वे आफ्टर सर्वे लोग बता रहे हैं। अगर उनको 40% वोट आया है तो और कोई उनका यहाँ लोकल फेस तो है नहीं, तो लोग तो नीचे जाकर आप पूछेंगे भाई बीजेपी को आप क्यों वोट दे रहे हैं,
तो वो इन्हीं 4-5 मुद्दों को बताते भाई हम इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि मोदी जी लीडर हैं, या लोग ये बताते हैं कि हम इसलिए मोदी जी को वोट दे रहे हैं क्योंकि ये हिंदुओं की समर्थन वाली पार्टी है, या हम इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि ये दलितों की बात कर रहे हैं, ये CAA NRC लेकर आ रहे हैं, या हम इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि दीदी की सरकार से हमारा गुस्सा है। तो अगर आप देखेंगे, आप अगर जो 40% व्यक्ति यहाँ पर 35, 36, 37 जो भी एग्जैक्ट नंबर आप ले लीजिए, जो पॉपुलेशन बंगाल का बीजेपी के लिए वोट कर रहा है, वो घुमा फिरा के इन्हीं 5-6 मुद्दों की ही बात करेगा कि क्यों वोट देगा। और इसी बात को मैंने चैट हाउस में समझाने का प्रयास किया कि क्योंकि पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए ये 40% लोग कौन है और क्यों वोट दे रहे हैं बीजेपी को। मैं उनको ये बता रहा हूँ भाई इन वजहों से दे रहे हैं। कुछ लोगों को मोदी पसंद है इसलिए दे रहे हैं, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका कैडर है कि नहीं, कैंडिडेट है कि नहीं, बीजेपी ने अच्छा किया खराब किया, उसको मोदी को वोट देना इसलिए दे रहा है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हमको मोदी को वोट देना है, बीजेपी को वोट करना है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं नहीं हमें ममता के खिलाफ गुस्सा है, इनको हटाना है। इन सब चीज़ों को आप जोड़ेंगे तभी तो उनको 40% वोट आ रहा है। और आ रहा है, ये फ्यूचर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा में जो उनको वोट आया वो तो आप एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई इन वजहों से लोगों ने इनको वोट किया। अच्छा प्रशांत, आपने जो 5-6 पॉइंट्स गिनाए उनसे मेरे 2 सवाल हैं, पहले से तय थे, इसी क्रम में पूछ लेता हूँ। आपकी ये जो चैट हाउस वाली बातचीत है उसका संज्ञान लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बंगाल में मुसलमानों को लेफ्ट और TMC दोनों ने छला है, और प्रशांत किशोर ये मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, क्या अपीजमेंट किया गया? वुड यू केयर टू क्लैरिफाई कि और रिएक्ट टू हिज कमेंट? देखिए, मैं उसका एक जो सब्सटेंसिव बात है मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आपने किसी कम्युनिटी का यूज़ किया या उसके प्रति आप सॉफ्ट रहे या आप उसको पॉलिटिकली अपना वोट बैंक मानते थे या मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस कम्युनिटी का बहुत विकास हो जाएगा। हमने यूपी, बिहार और कई दूसरे राज्यों में देखा है कि जिन कम्युनिटीज़ की राजनीति करने वाले, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले पार्टी लीडर बड़े हो गए, पार्टी बड़ी हो गई, कम्युनिटी वहीं रह गई। तो ये कहना कि मुसलमानों की शिक्षा या उनकी आर्थिक स्थिति या जो भी डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं उसको देख के इस बात को जस्टिफाई करना, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। बाकी उन्होंने क्या कहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब्सटेंसिव बात यह है कि यू कैन बी यूजिंग ए कम्युनिटी एज योर वोट बैंक एंड स्टिल दैट कम्युनिटी कैन लैग बिहाइंड ऑन द डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स। ये दोनों चीज़ें म्यूचुअली इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे दलितों की पॉलिटिक्स मान लीजिए यूपी में खूब हुई, इसका मतलब ये नहीं कि सारे दलित डेवलपमेंट पैरामीटर पे बहुत ऊपर आ गए, ऐसा ये जरूरी नहीं है। लेकिन दलित डेवलपमेंट पैरामीटर पे ऊपर नहीं आए इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने दलितों की पॉलिटिक्स नहीं की वहाँ पे। तो जो ये बात कह रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि इस तथ्य को या तो समझ नहीं रहे या डेलिबरेटली डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। आपने कहा कि बीजेपी पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है, उसके काउंटर में आपकी क्या रणनीति थी? नहीं, हमारी कोई रणनीति नहीं है। हमारी रणनीति इतनी है कि आप पूरे बंगाल की जनता को जिस बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई वी आर फॉर एवरीवन। चुनावी मंच पर भजन का पाठ, चंडी पाठ, ये सब उसी क्रम में? देखिए, चुनावी मंच पे भजन बोलना, पाठ करना, ये इस पर मीडिया बहुत ज़्यादा इम्फेसिस करती है। इन्होंने ये चंडी पाठ कर दिया, इन्होंने ये हनुमान पाठ कर दिया। कुछ चुनाव प्रचार के दौरान आप कई चीज़ें करते हैं, विरोधियों को जवाब दें। अगर आप लगातार चुनावी रैली में, एक कॉमन फैक्टर है, अगर ये कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप चोर हैं तो आप रैलियों में खड़े होकर आप बताएंगे कि मैं चोर नहीं हूँ। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप जिहादी हैं, आप हिंदू धर्म का नाम नहीं ले सकती हैं, आप दुर्गा पूजा नहीं करने देती हैं, तो आप चंडी पाठ करके बताएंगे कि भाई ये गलत बताया जा रहा है मेरे विषय में। और तब आपके अपोनेंट कहेंगे कि भाई उन्होंने एजेंडा सेट किया और आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी। हम बोले तब भी अपोनेंट तो हर हालत में बोलेगा। हम बोले तब भी बोलेगा, और नहीं बोले तो कहेंगे देखिए हम तो कह रहे हैं ये बोल नहीं सकते हैं, इनको जय श्री राम सुनने से दिक्कत है। और जब वो जय श्री राम बोल रही है तो आप कह रहे हैं कि देखिए ये जय श्री राम बोल रहे हैं। तो आप तो दोनों ओर से अपोनेंट है, वो बोलेगा ही। अच्छा, पर क्या इसी स्ट्रेटजी के कंटिन्यूटी में था कि 2016 के मुकाबले तृणमूल कांग्रेस के जो नंबर ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या घटी है और नंबर ऑफ SC ST कैंडिडेट्स की संख्या, उनको जितनी सीटें रिजर्व हैं उससे कहीं ज़्यादा? SC ST
68 सीटें हैं, आपने 79 मुझे लग रहा है कि एक कैंडिडेट जितनी 16 सीटें हैं, 17 लड़ रहे हैं और 68 एससी हैं और आपने 79 को टिकट दिया, 11 ज्यादा दी। 11 जनरल सीटों पर एससी समुदाय के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो कुछ बहुत बड़े स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक ब्रॉड सबकॉन्शियस माइंड में ये जरूर बात पार्टी ने रखी है कि जो इस समुदाय के लोग हैं उनको और एम्पावर करने की जरूरत है, उनको और रिप्रेजेंटेशन या भागीदारी देने की बात है। उसके तहत अगर ज़्यादा लोगों को टिकट मिला तो अच्छी बात है। और उसी क्रम में मुस्लिम समाज के कम लोगों को टिकट मिला, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो तो देखिए, जब उलुबेरिया पूर्व सिटिंग एमएलए थे अब्बासुद्दीन खान, उनको टिकट नहीं दिया गया, अब वो आईएसएफ के टिकट पर लड़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तो फैलगंज सिटिंग एमएलए फजल करीम टिकट नहीं दिया गया। सही बात है। तो टिकट तो करीब 80 से ज़्यादा विधायकों को नहीं दिया गया है। उसमें आप 2-4 सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों का नाम ले रहे हैं। टिकट जो है वो 80 से ज़्यादा सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं मिला है। उसमें सारे कम्युनिटी, उसमें कई दलित भी रहे होंगे, कई उसमें फॉरवर्ड क्लास के भी लोग होंगे, कई हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है। वो उस आधार पे तो टिकट कटता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये सारी टिकट कटने की जो पूरी ये रणनीति थी, ये एक हमने बड़ी कॉमन प्रैक्टिस अब देखी है। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ये चीज़ करती हैं कि अगर इफ़ दे सेंस कि लोकल लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी है तो बड़े पैमाने पर विधायकों का टिकट काटो। ये इज इट अ कैलकुलेटेड गैम्बल, कैसा रहता है ये? थोड़ा अगर ऑडियंस समझना चाहे। कैलकुलेटेड गैम्बल नहीं है। आप इसको अब मतलब विदाउट अगर कोई हिडन एजेंडा या मोटिव की चीज़ों को, क्योंकि कई बार क्या हम चीज़ों को जानबूझ के कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति होगी। भाई सिंपल बात है, एज ए विधायक इफ पार्टी रिकॉग्नाइजेज और फाइंड्स कि भाई इलेक्टोरेट्स आर नॉट हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस, तो आपको बदलेगी पार्टी या आपको बदल सकती है। इसको किसी एक रणनीति के तहत कि भाई 1/3 हटाना है या 25% हटाना है कि 40% हटाना है, और देन यू डोंट वर्क बैकवर्ड्स। आप ये देखते हैं भी जहाँ जहाँ विधायक हैं, जहाँ पर बाई लार्ज आपकी जो भी मेथड है समझने की या एसेस करने की चीज़ों को, उसमें ये निकल कर आता है कि भी ये विधायक हैं जो कि शायद अपने इलेक्टोरेट्स के एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे हैं, या शायद उनके खिलाफ लोकल लेवल पे कुछ गुस्सा है, तो उनको पार्टी अगर सही समझती है तो उनको टिकट उनका बदलती है या चेंज करती है वहाँ पे कैंडिडेट। अच्छा प्रशांत, हम अपने इंटरव्यू के कुछ सवाल लास्ट लेग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस के वरिष्ठ पत्रकार ने बीती शाम एक सवाल, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई मुझे कल प्रशांत किशोर और दिलीप घोष के इंटरव्यू करने हैं टीएमसी और बीजेपी के क्रम में, तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर से एक सवाल पूछेगा। मैंने पूछा था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं आज तक। कोई बातचीत रही होगी तो उस क्रम में, अब वो देखा नहीं। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं यहाँ पे। आपने अनौपचारिक बातचीत की होगी पत्रकारों से, औपचारिक अनौपचारिक। सवाल सुन लीजिए, पूछ लीजिए, कोई जी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट के लोग या यहाँ के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो इस प्रोबेबिलिटी पर बात करते हैं कि व्हाट इफ टीएमसी लूजेस दिस इलेक्शन, तो इसका जवाब वो ये देते हैं कि चूंकि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई बहुत स्टैब्लिश नैरेटिव नहीं है, तो ये डिसइंटीग्रेट होगी और अंततः लड़ाई, और लेफ्ट वाले तो इस पर और ज़्यादा यकीन कर रहे हैं, वाम और राम के बीच होगी। आपको लगता है कि टीएमसी की कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, कोई क्लियर कट? भाई टीएमसी जो पार्टी है वो बेसिकली उसका डीएनए और आइडियोलॉजी यू कैन फाइंड इट्स रूट्स इन कांग्रेस। कांग्रेस से निकल के आई हुई पार्टी है, और जो लोग हैं वो बाई एंड लार्ज कांग्रेस की विचारधारा से निकले हुए लोग हैं। तो ये कहना कि उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, ये तो बड़ा गलत तो टीएमसी की आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ यू कैन फाइंड रूट्स टू देयर आइडियोलॉजी इन कांग्रेस। और वो आइडियोलॉजी है क्या रूट्स के अलावा? अब वो आप समझ लीजिए कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, प्लस इट्स लार्जली व्हाट आई कैन मेक आउट ऑफ व्हाट दे स्टैंड फॉर इज लेफ्ट ऑफ सेंटर, वेलफेयरिस्ट स्टेट, माँ माटी मानुस जो वो कहते हैं, उसी से समराइज होता है। पर ये तो हर रीजनल पार्टी पे चस्पा किया जाता है, माँ माटी मानुस, रीजनल एस्पिरेशन, वेलफेयर स्कीम्स। जो है वही बता सकते हैं। अब इसके पीछे जो अनसेड या अनस्टेटेड बात है वो तो कोई बहुत बड़े ज्ञानी ही बता सकते हैं कि भी इनकी आइडियोलॉजी है कि नहीं है। और दूसरी बात, आई एम नॉट द पर्सन टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर और
पास्ट कमेंट अबाउट द पास्ट ऑफ तृणमूल। मेरा एक लिमिटेड जॉब ये है कि भाई तृणमूल इस कालखंड में, जिसमें कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ 1-1.5 साल से, इस कालखंड में तृणमूल ने क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उस पर मेरा बोलना ज़्यादा बेहतर है। तृणमूल आज से 10 साल के बाद क्या करेगी वो तो तृणमूल के लीडर आपको बेहतर बता सकते हैं। प्रशांत, हमने जब मौर्य प्रबंधन संस्थान में, चंद्रगुप्त मौर्य प्रबंधन संस्थान पटना में पहली बार और एक लंबी बातचीत की थी, आपने एक चीज़ कही थी, एंड यू वर साउंडिंग वेरी जेन्युइन व्हाइल सेइंग दैट, कि यार ये मैंने बहुत कर लिया कि मैं जाता हूँ किसी के लिए कैंपेन में हेल्प करता हूँ, प्रॉमिसेस होती हैं और फिर लोग मुझे टैग कर करके कोसते हैं कि कहाँ है प्रशांत किशोर जो ये कह गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैंपेन के कंटेक्स्ट में आपने ये बात कही थी और उसी क्रम में आपने बोला कि इसलिए मैं खुद पॉलिटिक्स में आ गया, सो दैट आई कैन ब्रिंग दैट चेंज विच आई एम प्रॉमिसिंग। I try to do what I make the political party promise. Yes. Yes. और उसको सुनिश्चित कराने का मैकेनिज्म उसका क्या? आपने जगन रेड्डी का कैंपेन किया, आप वापस से कैप्टन अमरिंदर के रणनीतिक सलाहकार बन गए हैं, 1 रुपए के। हाँ, वो कोई चुनाव के लिए नहीं बने जी, किस लिए बने? इसीलिए बने हैं कि भाई जो प्रोमिसेज आपने करे हैं उसमें अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इवन इफ इट इज़ टुवर्ड्स एंड ऑफ योर कैरियर, एंड ऑफ योर टेन्योर, तो मैं अगर उसमें कुछ मदद कर सकता हूँ तो उसके लिए किया है। ना उसमें कोई वहाँ ना आईपैक गई है, ना मैंने कोई वहाँ से कोई फिनेंशियल बेनिफिट या कोई बहुत बड़ा अपने लिए कोई सुविधा। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की मदद नहीं करेंगे? मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं तो अभी अगर बंगाल चुनाव जब तक खत्म नहीं होता है तब तक मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने एक रोल वहाँ पर जरूर एक्सेप्ट करा है जो पब्लिक डोमेन में है, और वो उस रोल के पीछे जो सोच है वो यही है कि जो प्रोमिसेस किए गए हैं, कैप्टन के जो 9 नुक्ते हैं, 9 प्रोमिसेस जो की प्रॉमिस करे गए हैं, या उसके इर्द गिर्द जो एक बेसिक जो सेट ऑफ प्रोमिसेस जो करे गए हैं, उसको जितनी ताकत से, जितनी क्षमता सरकार की, हम लोगों की है, उसको डिलीवर कराया जाए। उसमें अगर मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता हूं और उनकी ऐसी सोच है कि भाई मेरे रहने से कुछ उनको उसमें फ़ायदा हो सकता है उस डिलीवरी में, तो आई एम हैप्पी टू बी एबल टू डू इफ आई एम एबल टू डू इट। एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर ममता बनर्जी गवर्नमेंट एज वेल। अब तो जब इनकी पहले गवर्नमेंट बनेगी, क्या करते हैं, मैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन कैप्टन की सरकार बनी उस दिन तो मैंने कोई रोल लिया नहीं है। तो ये संभव है कि अगर मेरे जुड़े रहने से ममता बनर्जी की सरकार में उनकी डिलीवरी में कुछ बेहतरी होती है तो मुझे जुड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ जुड़े रहने से मेरा मतलब, सिर्फ जुड़े रहने के लिए जुड़े रहना मेरा वो ध्येय नहीं है। ये बात मैंने दूसरे जगह पे भी मैंने समझाई कि लोग देखिए, जब आप चुनाव जीतते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, कौन नहीं चाहता है कि आपको वो अपने यहाँ बैठा कर रखें, एडवाइज़र बना दें, सलाहकार के तौर पे रख लें, मित्र के तौर पे रख लें। ये आपको तय करना होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि इनको ये मिला, ये नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है। कम से कम मैं अपने अनुभव से आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि जहाँ भी आप जीते हैं लोग ऐसा कहते हैं भी आप रहिए हमारे साथ, ये कीजिए। लेकिन फिर ये आपको तय करना है कि क्या आप अपने आप को उसी एक टेरिटरी, एक पार्टी या एक एजेंडे से कन्फाइन करना चाहते हैं, या यू वांट टू ब्रॉडन योर होराइजन, गो आउट, ट्राई मोर डिफरेंट थिंग्स। अब उस दौरान अगर अगले दीदी जीत कर आती हैं, अगले 5 साल में जो कुछ भी हम लोग यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर दीदी को लगता है, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ जुड़े रहने से या मेरे उन इंडिविजुअली या कलेक्टिवली हम लोग के जुड़े रहने से उनको फ़ायदा है, तो उस चीज़ को उस समय असेस करके उस पर डिसीजन लेंगे। और अगर दीदी नहीं जीतती हैं तो आप पॉलिटिकल, ये तो बिल्कुल कही हुई बात है, इसमें कोई दोबारा कहने की बात नहीं, 100 दफ़े कह चुका उस बात को। अच्छा, एक बंगाल चुनाव से जुड़ी लास्ट बात, हम आज आपसे बात कर रहे हैं, 11 अप्रैल का दिन है, 10 अप्रैल को चौथे चरण की पोलिंग हुई और हिंसा हुई कूच बिहार इलाके में। दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस को घेरो और उस उकसावे में ये सब हुआ है। वहाँ के जो एसपी हैं उनका ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, उस ज़िले के एसपी का, कि भीड़ हिंसक हुई और सुरक्षा बलों के हथियार छीनने की कोशिश की और उस क्रम में ये फायरिंग हुई। और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के दम पर अमित शाह ये सब करवा रहे हैं वोटरों को डराने के लिए। भाई, ममता बनर्जी ने इस घटना के बाद 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, अपनी बातों को क्लैरिटी से रखा है। एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ वो तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 5 इनोसेंट लोगों की जान चली गई
मरने वाले लोग सीआरपीएफ के या सेंट्रल फोर्सेस की गोली से मरे हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। अब किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है, मैं तो कोई इन्वेस्टिगेटर हूँ नहीं, ना मेरे पास कोई ऐसी क्षमता है कि मैं आपको बता सकूं कि वहाँ पर किसकी गलती है। वो तो इन्वेस्टिगेट करके जब एजेंसियाँ जब रिपोर्ट सामने प्रकाशित करेंगी तभी आप बता सकते हैं। पर ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती एज सच कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग जिसकी ये जिम्मेवारी है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर, चुनाव फ्री फेयर होना, इन सब की जिम्मेवारी जब चुनाव आयोग की है, इंक्लूडिंग एंड इन दैट दे यूज सेंट्रल फोर्सेस टू मेंटेन व्हाट दे क्लेम टू बी डूइंग ऑन लॉ एंड ऑर्डर, तो उनको ये इंश्योर करना चाहिए। अगर आज स्टेट गवर्नमेंट होती तो बीजेपी आरोप लगाती थी कि भाई अगर आज समझिए चुनाव का माहौल नहीं होता और राज्य सरकार की पुलिस की गोली से 5 लोग की मौत हो गई होती, अब उस भीड़ ने अटैक किया नहीं किया, लेकिन विपक्ष तो ये कहता कि भाई आपके राज्य में 5 लोगों पर स्टेट पुलिस ने गोली चलाई और वो उन लोगों की जान गई। तो स्वाभाविक है अगर वो उस समय आप आरोप लगाते या इस तरह की बात कहते तो वो बात आज स्वाभाविक है कि जो यहाँ पर रूलिंग पार्टी है या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात को उठाएंगी कि भाई सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस या सेंट्रल फोर्सेस की गोली से लोगों की जान गई है। ओवरऑल जो कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का वो चुनाव आयोग के पास है, तो ये बात तो उतनी स्वाभाविक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आखिरी सवाल है ये, बंगाल में हम घूमे एंड कई राज्यों में चुनाव कवर किए हैं, हिंसा का माहौल और वोटर के भीतर डर हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। ना उत्तर प्रदेश, ना बिहार, ना छत्तीसगढ़, ना एमपी, ना राजस्थान, ना गुजरात, ना महाराष्ट्र, ना हिमाचल, ना दिल्ली। क्या वजह लगती है आपको? बड़ा मुश्किल है ये कह पाना कि एग्जैक्टली क्या वजह है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक जनरल चैटर हम लोग सुनते हैं कि एक डर का माहौल नीचे जो है, शायद इसके लिए जो सोशोलॉजिस्ट हैं या जो उस विधा को समझने वाले लोग हैं उनको अध्ययन करने की ज़रूरत है। वो लोग कुछ अगर बताएंगे तो समझ में आएगी बात। जो एक पॉलिटिकल वायलेंस का माहौल यहाँ रहा है पिछले 15, 20, 25, 30 वर्षों से, संघर्ष भी आप कह सकते हैं अगर आप उसको अच्छे शब्द उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, या पॉलिटिकल वायलेंस अगर आप उसके क्रिटिक हैं, तो उसकी वजह से जो सामान्य आदमी है वो अपने आप को इससे अलग रखना चाहता है। अपने आप वो आगे बढ़कर कोई अपना ओपिनियन, पॉलिटिकल ओपिनियन बहुत मुखर होकर नहीं देना चाहता है। शायद ये एक वजह हो सकती है जो पृष्ठभूमि रही है यहाँ पर पॉलिटिकल संघर्ष की, राजनीतिक संघर्ष की, उसकी वजह से शायद लोग ऐसा समझते हैं कि भाई हमारा इसमें कुछ लेना देना है नहीं, मैं बेकार मारा जाऊंगा तो मैं अपना ओपिनियन क्यों दूं। एक ये वजह हो सकती है। या दूसरा एक अलग नज़रिया ये हो सकता है कि लोग इतने पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं कि हर आदमी का अपना एक मतामत है, हर आदमी का एक अपना ओपिनियन है, हर आदमी उलझा हुआ है एक दूसरे से, कोई दूसरे की बात या सरपरस्ती मानने को तैयार नहीं है, इसलिए भी शायद थोड़ा बहुत संघर्ष नीचे ग्राउंड पर दिखता है। दोनों बातें हो सकती हैं या इसके बीच की कोई बात होगी। कोई बेहतर व्यक्ति जो जिसको इसकी समझ है, वही नॉट नोन कि आप सवाल डक करें। मैं डक नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं जो मेरी समझ नहीं है मैं उस चीज पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इट्स आई एम इंट्रिग्ड एज यू आर कि भाई यहाँ बंगाल की सोसाइटी में जब वायलेंस इन जनरल बंगाल की सोसाइटी का या कल्चर का या लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं है, तो बंगाल की पॉलिटिक्स में संघर्ष या हिंसा की बात कहाँ से आ जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसको बहुत जो लोग इन विषयों को समझते हैं या समझना चाहते हैं उनको इसको डीपली अध्ययन करके बताना चाहिए। कभी आपकी ममता बनर्जी से इस पे बात हुई कि दीदी यहाँ पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर कैसे आया? लेफ्ट के समय था, टीएमसी के समय कंटिन्यू हुआ और अभी तक दिख रहा है। कभी यू हैड अ चैट विद? नहीं, कभी नहीं। मेरी कभी बात हुई नहीं। शायद चुनाव के बाद कभी जरूर बैठेंगे। जब मैं यहाँ आया था तो एक चीज़ जो मैंने पहली एडवाइजरी आप कह सकते हैं या पहला सुझाव उनको दिया था कि भी जो रैलियों को रोकने का, परमिशन नहीं देने का एक जो बंगाल में कल्चर है अपोनेंट्स की, हाँ, इसको अगर हम लोग बिल्कुल ही ख़त्म कर दें तो शायद इससे हिंसा थोड़ी कम हो जाएगी। और उसको बहुत सिंसियरली सरकार ने लागू किया है। अगर आप देखेंगे जुलाई 2019 के बाद से शायद ही कोई इक्का दुक्का कुछ एक्सेप्शन होंगे, मैं उसको गारंटी नहीं कर सकता हूँ, किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम को रोकना या परमिशन नहीं देना या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्ट्रक्शन उसके लिए क्रिएट करना, ये चीज़ें करीब करीब नहीं की गई हैं।
और मुझे लगता है कि अगर वो एक स्टेप है उस डायरेक्शन में कि थोड़ी जो राजनीतिक संघर्ष होती है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, लेकिन आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि इट्स बियॉन्ड माय ओन अंडरस्टैंडिंग कि एक सोसाइटी जो अदरवाइज एकदम पीसफुल, पीस लविंग है, वो राजनीतिक टर्फ पे संघर्षशील इतनी क्यों है। चलिए, प्रशांत किशोर की इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। संवाद का सिलसिला चलता रहे और देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।